So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर वेब फॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बेसिक्स वेब फॉर्म के बारे में बताया था कि वेब फॉर्म्स होते क्या है और इसके अंदर उसके बेनिफिट्स भी, एडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन किए थे और उसके यूसेज और उसका भी वर्किंग वगैरह के बारे में डिस्कस किया था कि वेब फॉर्म्स है क्या और क्या उसमें हम कर सकते हैं और वो किस तरह पुराने दौरों में इंटरप्राइज लेवल के ऊपर भी एप्लीकेशंस उन पे बनाई जाती है क्योंकि वो तब के लिए आज से बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी और वो फास्ट भी है आज के लिए आज से अगर हम कोर या एमवीसी भी देखें। लेकिन टेक्नोलॉजीज बदलती रहती हैं और हमें उन टेक्नोलॉजीज के साथ खुद को भी डेवलप करना पड़ता है। तो आज की ये वीडियो ASP.NET MVC के ऊपर होगी कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि MVC है क्या और काफ़ी चीज़ें इस तरह की होंगी कि हम जिसमें कंपैरिजन भी देखेंगे कि वेब फॉर्म पे और उसमें कंपेयर करके देखेंगे कि ये उससे बेहतर क्यों है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला टॉपिक हमारे पास सेम एज इट इज़ इंट्रोडक्शन का आता है कि हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि MVC है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। MVC देख के आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ तो आई होगी कि अगर तो आप बेसिक्स जानते हो, मतलब बिगनर लेवल पे भी हो, लेकिन आपको बेसिक्स पता है कि डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें MVC का मतलब होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू एंड C फॉर कंट्रोलर। तो MVC के अंदर जो हम चीज़ों पे मतलब काम करते हैं वो उसके मॉडल्स उसमें हम यूज़ करते हैं, उसके व्यूज़ होते हैं अपने इंडिपेंडेंट और कंट्रोलर्स होते हैं जो सर्वर साइड जिन पे हम कोई एक्शन अगर हमने परफॉर्म करवाना है तो हम उसका कोड कंट्रोलर्स में लिखते हैं। ये चीज़ थोड़ी नई होगी आप लोगों के लिए अगर आप बिगनर हैं। तो बेसिकली ASP.NET MVC ये वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है जो जिसको यूज़ करते हुए हम क्लीन कोड करते हैं। इसका कंपेयर करके देखा जाए वेब फॉर्म्स के अंदर तो उसके अंदर ना इतनी क्लैरिटी नहीं होती कोड की कि आप कोड लिख रहे हो उसमें वो क्लीनलीनेस होती है, मतलब एक साफ सुथराई होती है। कोड आप लिख रहे हो आपको समझ लग रही है देखने से ही, तो वो वेब फॉर्म्स में और इसमें फ़र्क आता है। और इसमें मॉडल्स व्यूज़ और कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं, इस सबकी सेपरेशन होती है जो कि वेब फॉर्म्स में नहीं होती। तो इसमें आपको मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि MVC का मतलब और इसका काम क्या है। आप देखें कि रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि जो मॉडल व्यू और कंट्रोलर होते हैं, मॉडल्स वो होते हैं जो मतलब कि जैसे हम कह लें एक रेस्टोरेंट है, उसी एग्जांपल ले लेते हैं। जो व्यूज़ है वो हमारे किसी भी रेस्टोरेंट के क्लाइंट्स कह लो जो व्यू हैं। अब किसी भी क्लाइंट ने मतलब कोई भी बंदा है जिसने ऑर्डर देना है, मतलब मैं एज अ सेल्फ पर्सन हूँ, मैंने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो मैं एज अ व्यू यूज़ होऊंगा। और जो मॉडल है, मॉडल कोई एक उसके अंदर जो ऑर्डर टेकर होगा वो होगा। मतलब कि इसके अंदर ये सिनेरियो होता है कि अगर क्लाइंट साइड से कोई वैल्यू जानी है कि कोई फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं तो वो पहले उसके आपको ना मॉडल में पास करनी होती है, सीधी व्यू टू कंट्रोलर ऐसे नहीं जाएगा। तो मतलब कि ऑर्डर ट्रेकर के पास जाएगा व्यू से, मतलब वो मॉडल में, मॉडल से जाएगा कंट्रोलर में। इस तरह का सिनेरियो होता है कुछ। तो आप जब इस पे काम करेंगे आपको समझ लगेगी कि आपने किस तरह मॉडल्स और व्यूज का काम करना है सेपरेट करके। तो इस तरह का कुछ सेम सा ना सिनेरियो होता है और इसमें बेनिफिट्स इसके कुछ इस तरह के हैं कि ये मेंटेनेबल होती है, स्केलेबल भी होती है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आपको खपना नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के लिहाज से ना। ये आपको फुल कंट्रोल देती है कि आपने HTML साइड मतलब व्यू साइड
उसके अंदर आप CSS भी उसकी लिख सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। अगर वो आपकी मर्जी है, आप अगर स्क्रिप्ट के लिए अलग कोई बना रहे हैं, कस्टम स्क्रिप्ट की एक अलग से फाइल बना रहे हैं या कॉमन स्क्रिप्ट की, ये डिपेंड करता है आप पे। तो उस फिर बाद में उस स्क्रिप्ट को आप अपने इस व्यू के अंदर कॉल कर लें, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। फिर उसके बाद आ जाती है कि इसका आर्किटेक्चर देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग MVC आर्किटेक्चर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर है, इसके मतलब जो मेन रोल है वो इस तरह चलता है। अब मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन की, जो कि उसकी बिजनेस लॉजिक, मतलब बिजनेस लॉजिक से मुराद कि जिसके अंदर हम अपने मॉडल जो डाटाबेस है के से हम गेट कर रहे होते हैं या हमने खुद बनाने हैं मॉडल्स में हम वो रखवाते हैं। मतलब कोई भी एक स्कीमा है ना किसी भी टेबल का, तो उसके अंदर जो उसके कॉलम जो होंगे ना, हमने पहले इसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि हमने किस तरह वैल्यू इंडिविजुअली गेट करनी है। अगर हम कोई चीज़ गेट कर रहे हैं DB से, तो हम उसको पहले मॉडल्स में गेट करते हैं। मॉडल के अंदर जितनी भी हमने वो बताई होती हैं चीज़ें कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट से हमें उसकी ID चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसका रोल नंबर चाहिए, मतलब तो हम उसके लिए ना एक मॉडल अलग से बना देते हैं और उसमें हम गेट सेट वैल्यू करवा रहे होते हैं कि अगर गेट कर रहा है तो वो भी उसमें आ जाए, और अगर हम सेट करवा रहे हैं तो वो भी, मतलब हमने सेट से मुराद ये कि अगर हमने कोई इंसर्ट करा रहे हैं वैल्यू, कोई करंट फॉर्म मतलब ऑपरेशन हो रहा है उसमें, तो इंसर्ट कर रहे हैं तो हम उसमें वैल्यू भी सेट कर सकते हैं एक ही मॉडल की वो उसमें फील्ड में। और व्यू क्या होता है, व्यू HTML साइड होती है, क्लाइंट साइड होती है जो ब्राउजर को यूज, मतलब ब्राउजर इंटरेक्शन वाली जो साइड होती है। और कंट्रोलर वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपना सर्वर साइड कोड लिखते हैं कि अगर हमने कोई मेथड, एक्शन मेथड हम मतलब परफॉर्म कर रहे हैं तो वो, इसमें हम रिक्वेस्ट हैंडलिंग भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आगे देखते हैं। तो वो चीज़ आ जाएगी राउटिंग के अंदर। अब राउटिंग इन MVC क्या होता है, राउटिंग जो मेन काम होता है ना, वो हम राउट सेट करते हैं URL मैप करवाने के लिए। कंट्रोलर में अगर कोई हमने एक्शन मेथड लिखा है कंट्रोलर में, तो उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन उसकी होनी चाहिए URL के हिसाब से हम उसमें सेट करा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, तो आपने उसको URL सेट किया हुआ है और आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है आपका, जैसे पेंसिल, एक एग्जांपल ले लो, आपने आपकी लिस्ट लगी हुई है उसमें, आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करते हो। अब आपने पेंसिल की डिटेल गेट करनी है, तो उसका URL कुछ इस तरह का होगा कि आपका अगर फॉर एग्जांपल IP या कोई डोमेन रखी हो, वो स्लैश प्रोडक्ट आ जाएगी, स्लैश उसकी डिटेल, और फिर स्लैश हम डाल के उसकी, मतलब वो कुछ इस तरह का होगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्लैश के बाद उसकी कोई एक ID होगी पेंसिल की जो आपके डाटाबेस में होगी, और अब फॉर एग्जांपल कह लो 1 है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक ऐसी URL पे हिट होगा कि जो उस URL पे हिट के बाद वो उसकी डिटेल गेट करके लाए, और वो आप किस तरह अपने व्यू साइड पे, मतलब क्लाइंट साइड पे किस तरह में शो कराना है, वो डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं। तो वो इस तरह का कुछ होता है, मतलब हम इसमें राउट कन्फिग हम इसमें रखते हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, उसमें उसको कहते हैं राउट कन्फिग। हम इसमें डिफाइन कर देते हैं कि ये क्लिक होगा, जब ये क्लिक होगा तो कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, और उस एक्शन मेथड के ऊपर कौन सा राउट सेट है तो वो उस पे लेके जाए। तो मतलब इस तरह का कुछ सीन होता है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोलर और एक्शन मेथड। अब कंट्रोलर और एक्शन मेथड क्या है, हम इसमें कंट्रोलर्स के अंदर ना एक्शन मेथड लिखते हैं, और एक्शन मेथड में हम किस तरह वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम उसमें HTTP रिक्वेस्ट भेज के करवा सकते हैं, या मतलब फॉर एग्जांपल एक करंट ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो हम कोई भी एक मतलब लिखेंगे एक्शन मेथड की जिसके अंदर इंसर्शन हो रही हो, मतलब जैसे कि आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिशन के बाद जब वो फॉर्म सबमिट हो तो वो किस एक्शन मेथड को जाके हिट दे, और उसके अंदर जाके वो हम डिफाइन कर देंगे कि ये XYZ टेबल है, इसके अंदर इंसर्ट करवा दो। मतलब ना कुछ इस तरह का सिनेरियो। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी कि हमने किस तरह कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना हो, तो वो हम उसके मेथड लिखते हैं कंट्रोलर साइड पे। ठीक है। फिर बात आ जाती है इसके व्यूज और रेजर सिंटैक्स की। व्यूज से, व्यूज का तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका कुछ इस तरह का सीन होता है कि जैसे इंडेक्स
पेज है आपका किसी भी कंट्रोलर का, तो आप का जो व्यू है, आप उसके एक्शन मैसेज के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो उसके ऊपर आ रहा होगा क्रिएट इन, मतलब व्यू, जनरेट व्यू या क्रिएट व्यू इस तरह का होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं जब और आप ओके कर देते हैं, तो आपका एक व्यू जनरेट हो जाता है। और आप उस व्यू के अंदर आपने जो भी अपने इंडेक्स पेज पे शो करवाना है HTML साइट, वो आपकी ना HTML बन जाती है। और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होगा फिर इंडेक्स के लिए, इंडेक्स डॉट सी एच एच टी एम एल, मतलब सी एच से मुराद उसकी शीशा फाइल और उसकी शीशा फाइल HTML में, ये इस तरह का होगा। और हम इसमें डायनामिक रेंडरिंग भी करवा सकते हैं। इसके अंदर ना जो प्लेन जिसको कहते हैं ना MVC, डॉट नेट MVC प्लेन है, उसके अंदर हम जो उसके ऑफिशियली जो सपोर्ट करता है, और जो मतलब हम सिंपल प्लेन HTML भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम इसमें ना रेजर सिंटेक्स यूज़ करते हैं, रेजर पेजेस होते हैं इसके अंदर HTML लिखने के लिए। और फिर हम इसके अंदर अगर हम रेजर सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसका स्टार्ट जो सिंबल होता है वो एट द रेट के साथ यूज़ करते हैं, जो कि इम्बेड कराता है सी शार्प कोड को HTML के साथ। मतलब कि कोई एक इंडेक्स पेज का, जैसे भी हमने एग्जांपल लिया कि हम इंडेक्स पेज बना रहे हैं, तो हमने उस पेज को कैसे इम्बेड कराना है सी शार्प के साथ, एट द रेट के साइन के साथ। फिर इसमें डाटा पासिंग हम कैसे करते हैं, वो कंट्रोलर टू व्यू, वो ये होता है कि हम ना इसमें कुछ स्ट्रॉन्गली टाइप मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल्स का भी मैं आपको बताऊंगा, कि जिसके अंदर हम व्यू बैग्स और व्यू डाटा का यूज़ करते हैं। और व्यू मॉडल्स के अंदर हम किस तरह स्पेसिफिकली व्यूज़ को पास करते हैं, उसकी टाइप डिफाइन करके, या बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम उसमें ना वर्ब्स यूज़ होते हैं कुछ, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आ जाती है मॉडल बाइंडिंग की और वैलिडेशन की। मॉडल बाइंडिंग क्या होती है? मॉडल बाइंडिंग का मेन मकसद होता है कि हमने अपनी सर्वर साइट्स और HTML साइट को हमने बाइंड कैसे करना, मतलब कंट्रोलर को और व्यू को हम कैसे बाइंड करेंगे आपस में। इसके लिए बीच में एक हमारा फेज बनता है मॉडल का। तो अब इन दोनों को हमने किस तरह बाइंड करना होता है कि हम व्यू बैग में अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस से हम एक लिस्ट गेट कर रहे हैं, अब उस लिस्ट को गेट करके हम सीधा सीधा तो नहीं इस तरह पास कर सकते ना व्यू में। तो हमें व्यू में पास करने के लिए ना एक बीच में सरफेस चाहिए होता है मॉडल का, जो इन दोनों को कनेक्ट करवा दे। एक मॉडल हमने बना लिया स्टूडेंट के लिए, और हम स्टूडेंट की लिस्ट गेट कर रहे हैं। अब उस स्टूडेंट की लिस्ट में से हमें क्या चाहिए कि हम उस फॉर्म में इनपुट, मतलब अगर हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो एक ही फॉर्म को यूज़ करते हैं। हम इनपुट ले भी सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक बीच में सरफेस चाहिए होगी जो उन दोनों को कनेक्ट करे, वो होगी उस पर मॉडल। और उन मॉडल्स को हमने अपने व्यूज़ के अंदर गेट करना है। इसका सिंटेक्स होता है कि आपने कोई मॉडल बना लिया एक सेपरेट CS फाइल के अंदर, तो अब उस मॉडल को हम अपने उस व्यू के अंदर ऊपर गेट कर लेंगे। और ताकि हमें पता होगा कि हमने ये, जैसे हमने एक मॉडल का एक फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर के अंदर हमने स्टूडेंट डॉट सी एस के नाम से ना एक मॉडल की फाइल बना ली। अब उस मॉडल के अंदर हमने वो सारे जो कॉलम नेम थे जो डाटाबेस में, हमने वो सारी फील्ड्स रख ली कि कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा इंटीजर है, या कौन सा फ्लोट है, को मतलब टाइप भी सारे हम डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद उसकी गेट सेट वैल्यू रखते हैं कि ये वैल्यू गेट भी हो सकती है, और हम इसको अगर कोई इनपुट इंसर्शन करवा के सेट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकती है। वो करवा के फिर हम इसके अंदर ना एक ये ब्रिज बन जाता है कि जिसके अंदर हम इन दोनों को किस तरह मिला रहे हैं वो चीज़ देखी जाती है। फिर बात आ जाती है वैलिडेशंस की। इनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम डाटा एनोटेशन के नाम से यूज़ करते हैं। अगर हम मॉडल साइड से अगर इनकी वैलिडेशन करानी है तो हम उसमें डाटा एनोटेशंस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए जब हम कोई एक फील्ड जैसे स्टूडेंट नेम है वो रिक्वायर्ड होगा, तो हम उसके अंदर ना वो ब्रैकेट्स में रिक्वायर्ड का ऊपर एट्रीब्यूट मतलब यूज़ कर लेंगे डाटा एनोटेशन उस फील्ड के ऊपर, कि हमने हाँ ये चीज़ रिक्वायर्ड है। इसकी अगर फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग की लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग होगी और ये स्ट्रिंग सिर्फ 10 कैरेक्टर्स पे होगी, हम उसकी वो भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी रेंज भी बता सकते हैं, एरर मैसेज डिस्प्ले कराना हो वो भी कर सकते हैं।
तो फिर उसके बाद आ जाता है डाटा एक्सेस एंड विद एंटिटी फ्रेमवर्क। अब इसमें डाटा एक्सेस एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, हम इसमें ना इंटीग्रेट करते हैं। अगर हमें डाटा एक्सेस लेयर बना के इसमें डाटा बेस ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है। मैं अभी बेसिक सा नॉलेज आपको दे देता हूँ इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो जो एंटिटी फ्रेमवर्क है ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होती है। ये टूल है एक जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है खुद ही, कि जिसकी मदद से हम ना इंटरेक्शन करवा सकते हैं कि सी शार्प के अंदर जो मॉडल्स हैं वो और हम जो एसक्यूएल की क्यूरीज हैं हम उनको किस तरह आपस में दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकें। इसका काम मेन ये होता है। अब ईएफ के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास अप्रोचेज होती हैं कि हम या तो डेटाबेस से जो हमारे पास टेबल हैं वो गेट कर लें, उसको कहते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच, या नहीं सॉरी उसको कहते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। या फिर अगर हम खुद मॉडल बना के उसको वही मॉडल का सारा स्कीमा हम चाह रहे हैं कि सेम एज इट इज डीबी में बन जाए, तो वो होती है कोड फर्स्ट अप्रोच जो हम माइग्रेशन के थ्रू बना सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं ईएफ की, जो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं हमारे पास एमवीसी के। अगर हम कंपेयर करें वेब फॉर्म को तो एमवीसी का एक पूरा क्लीन आर्किटेक्चर होता है, जो एक इसकी प्रेजेंटेशन लेयर भी हम बना के डिफाइन कर सकते हैं, लॉजिक लेयर भी, डाटा एक्सेस लेयर भी। मतलब अगर हमने इसको मेंटेन करके पूरा एक तरतीब में रखना हो तो हम वैसे कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि अगर आपने HTML साइड लिखनी है तो उसी के अंदर आप CS भी लिख सकते हो, CSS भी लिख सकते हो, उसकी जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, उनको अलग भी करके लिख सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे। और उसकी टेस्टेबिलिटी जो अगर देखी जाए ना तो वो बहुत बेहतरीन होती है एज़ कम्पेयर टू वेब फॉर्म। और फिर अगर हम इनको देखें कि ये लर्निंग के लिहाज से किस तरह है, तो वेब फॉर्म वो थोड़ी बेसिक सी है और यूज़ करने के लिहाज से वो थोड़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन हमने तो अपनी उस अप्रोच को देखना ना जो आजकल की टेक्नोलॉजी के लिहाज से ऊपर जा रही है या इन है मार्केट में। तो उसके लिहाज से एमवीसी वेब फॉर्म के लिहाज से बेहतर है। और ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल में रख सकते हैं चीज़ों को, कि अगर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है तो वो पूरा एक सेटअप होगा, पूरा एक कंट्रोल होगा हमारा उसके साथ, कि अगर इस लेयर से दूसरी लेयर में हम निकाल रहे हैं तो हम कैसे उसका रेफरेंस ऐड किया हुआ है कि कौन सी चीज़ किसको एक्सेस कर रही है। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। फिर हम अगर देखें तो हम इसमें बॉयलर प्लेट कोड जो कंपेयर करते हैं वेब फॉर्म के लिहाज से, तो इसमें एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। जो बॉयलर प्लेट कोड का हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमें हैंडल करने में आसानी देता है। और जब इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कोर के ऊपर, तो वो तब आप देखेंगे कि कोर इससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो कि हमारा होल्ड और ज़्यादा मजबूत करती है कोडिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के अंदर। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो के अंदर ASP.NET MVC के कॉन्सेप्ट, कोर कंसेप्ट का पता लगा होगा कि क्या होते हैं और इनको हमारे इनके मुताबिक यूसेज क्या है। तो मिलते हैं फिर तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में कोर के साथ इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.